स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ IAS। मैं आप सभी का स्टडी IQ IAS की टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं एक बहुत ही इनोवेटिव सीरीज में, जिसका नाम हमने काफी मशक्कत के बाद एंड काफी सोच समझ के रखा है, ज्योग्राफी मैटर्स, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन एंड फुल स्टॉप। वेदर ज्योग्राफी इज really the beginning of everything, does it really matter, and whether geography is the end of everything। तो इस सीरीज के माध्यम से हम लोग बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं एंड इस सीरीज के द्वारा मैं आपका 50 to 60% ज्योग्राफी GS डिस्कोर्स खत्म कर दूंगा। इन एडिशन टू दैट आई विल मेक यू द मास्टर ऑफ एटलस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, हम लोग इस सीरीज के द्वारा करंट अफेयर्स भी कवर कर लेंगे। तो गाइस, दिस बीइंग द 12th लेक्चर, इसके पहले हमारे 11 लेक्चर्स हो चुके हैं, हम लोग काफी आगे आ चुके हैं। तो आज से मैं आपके साथ एक नई इनोवेटिव चीज ला रहा हूं जिससे आपका इस सीरीज में इंटरेस्ट और बढ़ेगा। तो आज से मैं हर एक लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं आपको जो हमने लास्ट लेक्चर में चीजें पढ़ी है उसकी एक बहुत ही खूबसूरत इमेज, उसका एक बहुत ही खूबसूरत फोटो दिखाऊंगा ऑन द स्क्रीन। तो जैसे कल हमने पढ़ा था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, कल इन द सेंस लास्ट लेक्चर में। तो जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है गाइस, वहां पे मैंने आपको बताया था कि वहां पे आपको वोल्केनिक आर्किपेलागोस मिल सकते हैं, वहां पे आपको एक्टिव वोल्केनोस मिल सकते हैं। तो जैसे आप बोर्ड पे अभी देख पा रहे हैं कि ये जो खूबसूरत फोटो है, ये खूबसूरत फोटो है माउंट फूजी का। माउंट फूजी इज वेयर यू हैव द वर्ल्ड्स डेंसेस्ट सिटी, जहां पे सबसे ज्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की पूरी दुनिया में, वो है टोक्यो, द कैपिटल ऑफ जापान। एंड गाइज, ये जो माउंट फूजी है इसे एक्टिव कंसिडर किया जाता है। ओके 1707 के बाद में यहाँ पे इरप्शंस हुए नहीं है वैसे देखा जाए तो, बट इसे मॉनिटर बहुत किया जाता है 24 आवर्स अ डे। क्यों? बिकॉज इसके जस्ट साइड में आपका जापान का कैपिटल है, वो है टोक्यो। सो ये एक बहुत ही खूबसूरत इमेज है एंड हमें बेसिकली इस सीरीज के द्वारा यही करना है कि हमें धरती की खूबसूरती अप्रिशिएट करनी है। तो गाइज, अगर मैं आपको आज के लेक्चर के बारे में बताऊं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसेस कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। कैसे ज्योग्राफी जो है, कैसे हमारा जियोफिजिक्स जो है, ये कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन को इन्फ्लुएंस करता है। धरती पे कैसे कैसे कंडेंसेशन होता है एंड कैसे कैसे प्रेसिपिटेशन होता है, व्हाट आर द टाइप्स एंड व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो गाइस, मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ इस सीरीज में यूं ही जुड़े रहेंगे। जो आज मुझे पहली बार देखेंगे, आई होप कि आई एम एबल टू जनरेट इंटरेस्ट इन ऑल ऑफ यू विथ रिगार्ड्स टू दिस ब्यूटीफुल डिसिप्लिन एंड मैं आपको हमारी धरती की, हमारे प्लैनेट की खूबसूरती यूं ही दर्शाता रहूं। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एंड गाइज, शुरुआत करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी चीज शेयर करना चाहूंगा। ओके, so Study IQ IAS is bringing you all a very good opportunity for starting optional with me। Okay, अभी तक के मैंने आपको मेरा नाम बताया नहीं। मेरा नाम है प्रीतेश माथुरकर। आई एम द लीड ऑप्शनल फैकल्टी एट Study IQ IAS। तो अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे PM Live, तो आप मुझसे ऑप्शनल एक बहुत ही स्पेशल एंड अट्रैक्टिव प्राइस में पढ़ पाएंगे। हमारी बैचेस अभी 21 अगस्त से शुरू होगी, ठीक 1 बजे इन द आफ्टरनून। So please use the code PM Live and start your optional journey with me। And I am not only a geographer by profession, but I am geographer by heart। I have traveled the 4 continents of the world। तो मैं आपको basically optional में एक बहुत ही बड़े वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। तो प्लीज स्टार्ट योर जर्नी विथ मी। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की एंड लेट अस स्टार्ट अप्रिशिएटिंग हाउ ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसेस कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ओके, तो गाइस, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन पढ़ने से पहले हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है मॉइस्चर। वाई हमें मॉइस्चर पढ़ना क्यों जरूरी है? बिकॉज मॉइस्चर इन द सेंस कि हवा में वाटर वेपर कितनी है। ये जो वाटर वेपर है गाइस, यही तो वाटर वेपर कंडेंस होगी, यही तो वाटर वेपर नीचे गिरेगी इन द फॉर्म ऑफ रेन, इन द फॉर्म ऑफ स्नो। तो हमें बेसिकली मॉइस्चर पढ़ना बहुत जरूरी है एटमॉस्फेयर का। तो गाइस, आज का लेक्चर में आपको बहुत मजा आने वाला है बिकॉज इन जस्ट 20 to 25 मिनट्स
आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे विथ रिगार्ड टू मॉइस्चर, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो मेरे साथ बस जुड़े रहिए एंड देखिए आपके कैसे सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो गाइज, इफ आई टॉक अबाउट द मॉइस्चर, इफ आई टॉक अबाउट द वाटर वेपर इन द एयर, ठीक है, तो वाटर वेपर जो है ये आप सबको पता है कि ये इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या करेंगे? ग्रीन हाउस गैस हीट ट्रैप करेंगे, उसके वजह से ही तो आप और मैं इस धरती पर रह पा रहे हैं, उसी वजह से ही तो आप और मैं एक डिजायरेबल एम्बियंट टेम्परेचर में रह पा रहे हैं। बिकॉज अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होते तो हम लोग इस धरती पर रह नहीं पाते। एंड गाइज, इसका ठीक कहाँ अपोजिट हो चुका है? जो हमारा प्लैनेट है वीनस, वीनस पे क्या हो चुका है? एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, इतनी ज्यादा हीट ट्रैप हो चुकी है वीनस पे कि जो भी वीनस पे ओशंस थे, आप बोलेंगे सर वीनस पे ओशंस? यस, वीनस पे पहले बहुत बड़े बड़े ओशंस थे, वहां पे इतना ज्यादा सैचुरेशन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में, इतनी ज्यादा हीट ट्रैप होगी कि पूरा का पूरा पानी भाप बन के इट हैज नाउ कंडेंस्ड एज क्लाउड्स। तो वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा लाइटनिंग स्टॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपके साथ अभी शेयर की। तो हमें अगर वाटर वेपर पढ़ना है एटमॉस्फेयर का, सो उसके लिए डिफरेंट वेज है। आप बोलेंगे कि सर डिफरेंट वेज कौन से? तो सबसे पहला एक वे आता है, इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ओके, आप बोलेंगे सर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इन द सेंस ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? So guys, if I'm talking about absolute humidity, then absolute humidity basically means कि कितना वेट है वाटर वेपर का एयर में, ओके, एंड अपॉन व्हाट? अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द एयर। हम लोग जो मात्रा खोज रहे हैं, व्हाट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट द वेट ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर अपॉन द वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर, अपॉन द वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर। इसे हम लोग एक्सप्रेस किस में करेंगे? वेट का यूनिट हो गया ग्राम एंड वॉल्यूम का यूनिट हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है गाइस, वो किस में एक्सप्रेस की जाती है? ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एक मेजर आता है इसका, वो दूसरा जो मेजर है इसका, इट इज कॉल्ड एज, आफ्टर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। आप बोलेंगे कि सर ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है? तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट इट इज बेसिकली द वेट ऑफ मॉइस्चर, ओके, द वेट ऑफ वाटर वेपर, द वेट ऑफ मॉइस्चर अपॉन द वेट ऑफ द मॉइस्ट एयर। तो हम लोग ऊपर जो है वॉल्यूम कंसिडर कर रहे थे, अभी हम लोग नीचे में क्या डिस्कस करेंगे? विल ट्राई टू डिस्कस द वेट ऑफ मॉइस्ट एयर। ओके, नाउ यू टेल मी, यहां पे भी यूनिट है W, वेट का यूनिट रहेगा ग्राम, एंड नीचे भी W है, वेट है, उसका भी यूनिट रहेगा ग्राम। तो क्या होगा? ग्राम एंड ग्राम विल कैंसल आउट। तो क्या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का कोई यूनिट रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी कोई यूनिट नहीं रहेगा। अब आप पूछ रहे होगे कि सर आप ये हमें पढ़ा क्यों रहे? वाई डू आर सेइंग मी, वाई आर यू बेसिकली मेक अस दिस अंडरस्टैंड? तो मैं आपको ये इसके लिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज आप बताइए, क्या ये दो यूनिट से आप कुछ भी बता पा रहे हैं कि बारिश होगी कि नहीं होगी? क्या सही में एयर सैचुरेटेड है या नहीं है? तो इसका सिंपल जवाब है नहीं। ये जो दो यूनिट्स है पढ़ने के, मॉइस्चर के, ये दो यूनिट्स हमारे काम के ही नहीं है। अगर हमें सही में जानना है कि क्या हवा कंडेंस हो सकती है, क्या वाटर वेपर जो है वो बेसिकली कंडेंस हो सकती है, क्या हवा सही में सैचुरेटेड हो सकती है, तो उसके लिए गाइस हमें एक तीसरा जो एक यूनिट है, तीसरा जो एक मेजर है, वो हमें पढ़ना बहुत जरूरी आता है। एंड गाइस, वो आप सबको पता है एंड नहीं भी पता है। आप बोलेंगे सर आप ये क्या बोल रहे हैं कि हमें पता भी है एंड नहीं भी पता है? सो पता क्या है आपको? दैट इज द थर्ड मेजर, इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। पता था कि नहीं पता था आप लोगों को? प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एंड गाइज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप प्लीज कमेंट करते रहिएगा, ओके, इवन आफ्टर द वीडियो, कि आपको वीडियो कैसा लगा, ओके, एंड प्लीज डू शेयर द वीडियो बिकॉज आप जितना कमेंट करेंगे
जितना आप शेयर करेंगे उतनी आपकी और मेरी कम्युनिटी ग्रो होगी एंड बहुत लोगों को ये चीज़ें बेसिकली एज इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड इन द एंड यू विल ऑल गेट सिलेक्टेड इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो मेरा अल्टीमेट गोल है गाइस। ओके, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटिव ह्यूमिडिटी गाइस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है बेसिकली? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। ओके, कि कितना मॉइस्चर है हवा में अपॉन व्हाट? एयर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर, moisture holding capacity of air into what? into 100%। अभी आप मुझे ये एक बात बताइए, क्या ये मेजर, क्या ये यूनिट आपके कुछ काम में आएगा? यस, ये डेफिनेटली आपके काम में आएगा। क्यों काम में आएगा? सी, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगभग 90% है, 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द सेंस ऑफ व्हाट? कि जो एयर है वो लगभग 90% अपने सैचुरेशन लेवल तक पहुंच चुकी है। क्यों? क्योंकि उसमें इतना ज्यादा मॉइस्चर है कि उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बेसिकली अभी ब्रीच होने पे है। बस 10% अभी हवा बाकी है टिल इट एक्सीड्स द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% है, क्या बारिश होगी? यस, डेफिनेटली बारिश होने के चांसेस, बारिश होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसके बाद आप जब भी घर से निकलेंगे कि बारिश होगी कि नहीं होगी, सर बादल तो बहुत दिख रहे हैं, क्या बारिश हो सकती है? तो ऐसे मत बोलना कि सर बादल तो बहुत दिख रहे हैं इसका मतलब बारिश होगी, नहीं। यू एज ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, यू एज सिविल सर्वेंट्स, यू शुड ऑलवेज सी विच मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, एंड गाइस, क्या ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी हर जगह मैटर करेगी? इसका आंसर है सिंपल नो। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर मैं ज्यादा बोल रहा हूं कहां पे? ऐसे लोकेशन पे जो बेसिकली एरिड प्लेसेस है, जो बेसिकली सेमी एरिड प्लेसेस है, जहां पे नॉर्मली बहुत सूखा रहता है, अगर वहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा हो भी गई तो वहां पे बारिश आने की संभावना कम रहेगी। आपको बारिश आने की संभावना किस एरियाज में ज्यादा मिल सकती है अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गई? बट नेचुरली उसका आंसर है इक्वेटोरियल रीजन्स। क्यों? बिकॉज आप सबको पता है कि इक्वेटोरियल रीजन्स में बिकॉज ऑफ डायरेक्ट इंसोलेशन ऑफ द सन क्या होगा? आपके होंगे इंटेंस वर्टिकल कन्वेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटेंस वर्टिकल कन्वेक्शन गाइस, इक्वेटर पे बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स बनेंगे जिसे हम लोग कहते हैं cumulonimbus clouds, right? So if I'm now showcasing you the equatorial cities, चलिए आप सर, आप ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, हमें इसका पुख्ता सबूत दीजिए कि क्या बारिश हो सकती है सही में, क्या हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे ट्रस्ट कर सकते हैं? तो चलिए मैं आपको भी सबूत भी पेश कर देता हूँ। ओके, लेट मी कंसिडर अ सिटी ऑफ सिंगापुर। अगर आप सिंगापुर देखेंगे तो सिंगापुर बेसिकली इक्वेटर के बहुत पास में है, तो हम लोग उसे बोल सकते हैं कि सिंगापुर जो है बेसिकली इक्वेटर पे लाई करता है। एंड नाउ राइट नाउ इफ आई शोकेस यू द वेदर ऑफ सिंगापुर, ओके, तो अगर मैं आप सबको सिंगापुर का वेदर अभी शोकेस कर रहा हूं, तो सी कि वेदर कैसा है सिंगापुर का। ओके, तो सी द वेदर ऑफ सिंगापुर। ओके, इफ आई एम शोकेसिंग राइट नाउ द वेदर ऑफ सिंगापुर, ओके, सो सिंगापुर पे अगर आप जाएंगे एंड इफ यू सी द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सिंगापुर, की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, सो लेट मी जस्ट शोकेस यू दैट ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, let me just do a quick search. Okay. So right now if you can see how much is the relative humidity of Singapore, so right now the relative humidity of Singapore is almost 63%. तो अगर मैं आपको सिंगापुर पे लेके जा रहा हूँ एंड इफ आई एम शोकेसिंग यू द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सिंगापुर एंड मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सिंगापुर राइट नाउ इज 63%, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हवा जो है अभी भी लगभग
25%, लगभग 35% सैचुरेशन बाकी है हवा का। तो अभी यहाँ पे बारिश आने की संभावना थोड़ी कम है, इसलिए आपको क्लाउडी वेदर मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे बारिश आ सकती है। बारिश कब आएगी? जब आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ये लगभग 75% क्रॉस कर देगी। तो प्लीज रिमेंबर दिस एज अ वेरी कंक्लूसिव यूनिट ऑफ वेदर यू कैन हैव रेनफॉल और नॉट। ओके, तो चलिए हम लोग अभी डिस्कशन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एंड गाइज सी, दिस इज हाउ यू नीड टू बेसिकली अंडरस्टैंड ज्योग्राफी। इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये सारी कि एक बार आपके जहन में बैठ गई, फिर आप ये कभी जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए, अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा मॉइस्चर के बारे में बता दिया। लेट मी नाउ ट्राई टू बेसिकली डिस्कस व्हाट इज कंडेंसेशन। ओके, व्हाट इज कंडेंसेशन एंड व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? तो चलिए, बहुत सिंपल सरल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कंडेंसेशन क्या है एंड प्रेसिपिटेशन क्या है। सो गाइज, इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कंडेंसेशन बेसिकली क्या, तो व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन मीन्स जो वाटर वेपर है वो बेसिकली कंडेंस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ either ice, in the form of either water droplets, or it is falling, okay, it is falling through the atmosphere, let's say in the form of a hailstone. So condensation is the process by which water vapor will convert into what? It will convert into water droplets or ice crystals. Okay, and precipitation matlab kya? Precipitation is basically the process by which ये जो कंडेंस ड्रॉपलेट है या फिर आइस क्रिस्टल्स है ये एटमॉस्फेयर से नीचे गिरेंगे। ओके, सो कंडेंसेशन इज बेसिकली व्हेन द वाटर वेपर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके, वाटर के ड्रॉपलेट्स, और इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू आइस क्रिस्टल्स। ओके, और अगर बहुत ज्यादा हो गया, अगर बहुत बड़े बड़े आइस क्रिस्टल्स बन गए, यू कैन ऑल्सो हैव फॉर्मेशन ऑफ हेलस्टोन। मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे होते हैं इन दिस लेक्चर ओनली। एंड प्रेसिपिटेशन इज द व्हाट? इट इज द प्रोसेस बाय विच ये जो कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स है एंड ये जो आइस क्रिस्टल्स है, दे फॉल थ्रू द एटमॉस्फेयर। दे फॉल थ्रू द एटमॉस्फेयर। ओके, तो अभी मैं आप सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, सो प्लीज नाउ फोकस ऑन मी वेरी वेरी प्रॉपरली, बिकॉज वंस यू गेट दिस कंसेप्ट राइट, आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। यू विल ऑलवेज गिव मी द मोस्ट एक्यूरेट आंसर एंड दिस विल ट्रांसलेट इनटू गुड मार्क्स इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। सो गाइस, अगर मैं बोल रहा हूं कि हमें कंडेंसेशन चाहिए एंड हमें सैचुरेशन पॉइंट चाहिए, क्यों? बिकॉज बारिश कब आएगी? एक सिंपल आंसर है। अगर आपके पास एक छोटा सा बच्चा आ गया, सर, मैडम, दीदी, भैया, आप प्लीज मुझे बताइए ये बारिश कब और कैसे आ सकती है? ओके, सो गाइस, बारिश कब आएगी? बारिश तभी आएगी ना कि जब एयर की जो सैचुरेशन मात्रा है वो एक्सीड हो गई। तो जो मात्रा एक्सीड हो गई इन द सेंस, अगर मैं बोल रहा हूं कि एयर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी लेट से है 1 लीटर, ठीक है, तो अगर वाटर वेपर 1 लीटर तक ही सैचुरेटेड है तो क्या बारिश आ सकती है? नहीं। अगर उसकी सैचुरेशन की जो मात्रा है उससे अगर एक्सीड हो गया हमारा वाटर वेपर का उसमें सैचुरेशन, सो जो एक्सेस वाटर वेपर है वो नीचे आएगी एज आइस क्रिस्टल्स, वो नीचे आएगी एज रेनफॉल। सो आपको बेसिकली बारिश कब आ सकती है, इसका सिंपल आंसर है कि हवा जो है उसकी सैचुरेशन कैपेसिटी जो है वो एक्सीड हो जाए। अभी if I'm talking about saturation capacity, okay, if I'm talking about saturation capacity, okay, I'm basically answering what question? I'm basically answering the question that how you can have rainfall, how you can have snowfall. Okay, ये कब कैसे आ सकता है? Okay, so if I'm talking about the saturation capacity of air, so इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है कि सर हमें अगर बारिश चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोग सैचुरेशन ऑफ एयर को एक्सीड कर सकते हैं। हम लोग इसे एक्सीड कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, आप बेसिकली एयर में जाके पानी डाल दो,
आप गए, आपने एयर में 1 लीटर पानी डाल दिया. ओके, सो यू कैन हैव फिजिकल एडिशन ऑफ वाटर. ओके, यू कैन हैव फिजिकल एडिशन, राइट. तो अगर आप फिजिकल एडिशन कर रहे हैं, इफ यू आर फिजिकली एडिंग द वाटर, ओके, तो क्या होगा, धीरे 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 आप एयर की सैचुरेशन कैपेसिटी तक पहुंच जाएंगे. तो जैसे आप एयर की सैचुरेशन कैपेसिटी तक पहुंच गए, जो एक्सेस पानी है वो नीचे आ जाएगा. एम आई टॉकिंग राइट? यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट. एंड दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, अब सबको पता है कि जैसे हम लोग जमीन से ऊपर उठते हैं, एज वी मूव अवे फ्रॉम द सरफेस, हमारा टेम्परेचर क्या होता है, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू होता है, राइट. क्यों? बिकॉज हमारा जो ट्रोपोस्फियर है, जो फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसमें हमें क्या मिलता है, लैप्स रेट. लैप्स रेट का मतलब क्या गाइस, जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर जाते हैं, हवा जो है ये हवा ठंडी होने लगती है, राइट. जैसे आप हिल स्टेशन पे छुट्टियां मनाने जाते हो, क्यों जाते हो समर्स में, क्यों? बिकॉज जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, आपका अल्टीट्यूड बढ़ेगा, तो वैसे वैसे आपका टेम्परेचर कम होते जाएगा. सो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है सैचुरेशन कैपेसिटी एक्सीड करने का एयर का, ये बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा. दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि आप क्या कर रहे हो, आप जो आपका एयर पॉकेट है, आपका जो एयर पॉकेट है उसका आप क्या कर रहे हो, यू आर बेसिकली डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ दैट एयर पॉकेट. तो अगर आप एयर पॉकेट का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, इट मीन्स यू आर डूइंग व्हाट, यू आर बेसिकली कूलिंग द एयर पॉकेट. तो जैसे ही आप एयर पॉकेट को कूल करना शुरू कर देंगे, एयर पॉकेट की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी कि नहीं होगी, कम होगी कि नहीं होगी? यस, of course it will decrease. So the second option that you have is कि आप जो आपका एयर पॉकेट है उसे आप क्या कर दो, उसे आप ठंडा कर दो. ओके, उसे आप क्या कर दो, उसे आप कंडेंस कर दो. जैसे आप एयर पॉकेट को कंडेंस कर देंगे, जैसे आप एयर पॉकेट को ठंडा कर देंगे, जो एक्सेस मॉइस्चर है, जो बेसिकली मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम करने के बाद जितना बचा, it will come down as what, it will come down as rain or it will come down as snow. है कि नहीं? ओके, आई एम अगेन रिएटरेटिंग, अगर आपको एयर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी एक्सीड करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप जाके फिजिकल एडिशन कर सकते हो पानी का. आप बोलेंगे कि सर हाँ, जो इवेपोरेशन हो रहा है समंदरों से, लेक्स से, रिवर्स से, वो भी तो फिजिकल एडिशन है. जी हाँ, मैं मानता हूँ वो फिजिकल एडिशन है. सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, सेकंड आप ये एक चीज कर सकते हैं कि आपने एयर को कंडेंस करना शुरू कर दिया, आपने एयर को ठंडा करना शुरू कर दिया. जैसे आपने एयर को ठंडा करना शुरू कर दिया, एयर क्या हो गई, कंडेंस होना शुरू हो गई. एयर जैसे कंडेंस होना शुरू हो गई, उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो गई, उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बेसिकली डिक्रीज हो गई. तो जैसे मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई, तो आपके पास पहले से जितने ही वाटर वेपर थी, वो वाटर वेपर क्या आ जाएगी, इट विल कम डाउन एज रे एंड स्नो. नाउ गाइज यू टेल मी, मैंने आपके साथ ये दो ऑप्शंस डिस्कस किए, ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस में से नेचुरल ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है, कि नेचर क्या करता है, नेचर कैसे खेलता है? ओके, ट्राई टू आंसर, आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स. ठीक है, आंसर करके देखिए, मैं आपको 10 सेकंड्स दे रहा हूं. हाउ द नेचर इज बेसिकली प्लेइंग विद इट. ओके, प्लेइंग विथ द कंडेंसेशन एंड सैचुरेशन. देखिए, जो लोग पहला ऑप्शन बोल रहे हैं ओके, फिजिकल एडिशन इतना ज्यादा नहीं हो सकता है कि एयर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी एक्सीड हो जाए, इतना ज्यादा हो ही नहीं सकता है. ओके, द मोस्ट कॉमन कॉज इन द नेचर कि आपको बारिश क्यों मिलती है, क्यों मिलती है, वो है बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन. क्यों? बिकॉज आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, तो आपकी एयर जो है ये ठंडी होने लगेगी. जैसी एयर ठंडी होने लगेगी, वो कंडेंस होना शुरू होगी, एंड जैसी एयर कंडेंस होना शुरू हो गई, वैसे ही क्या होगा, उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, एंड जो एक्सेस पानी है, इट विल कम डाउन आइदर एज रेन. एंड अगर आप बहुत ज्यादा हाइट पे है, एल्टीट्यूड आपका ज्यादा है, तो एयर नीचे आएगी, जो वाटर वेपर नीचे आएगा, इट विल कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्नो.
So please remember that out of these two, the second option is the most favored option in the nature. Now you will ask me कि सर चलिए ठीक है, आपने ये बता दिया, तो हमें थोड़ा सा कंडेंसेशन के बारे में बता दीजिए कि कंडेंसेशन कैसे हो सकते हैं. ओके, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंडेंसेशन गाइस, ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंडेंसेशन, ओके, तो कंडेंसेशन में हम लोग दो चीजें डिस्कस कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन, ओके, कि टाइप्स कौन से हैं, एंड वी कैन डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, राइट. तो अगर मैं आपके साथ कंडेंसेशन के टाइप्स डिस्कस करूं कि किस किस टाइप में कंडेंसेशन हो सकता है, तो इसमें मैं आपको नंबर 1 दिखा सकता हूं, लो लेवल कंडेंसेशन, ओके, लो लेवल कंडेंसेशन, एंड दूसरा I can give you the data on high level condensation. I can give you the data on high level condensation, right? And now if I'm discussing with you the different forms of condensation, कि फॉर्म कौन से हो सकते हैं, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आप ध्यान से देखिएगा. तो अगर मैं आप सबके साथ लो लेवल कंडेंसेशन डिस्कस कर रहा हूं, लो लेवल मींस जो आपको सरफेस पे मिलता है, तो सरफेस में आपको कौन से फॉर्म का कंडेंसेशन मिल सकता है. तो सरफेस पे यू कैन आइदर हैव इन द फॉर्म ऑफ ड्यू ड्रॉप्स, है ना, जैसे इफ आई एम शोकेसिंग यू द इमेज ऑफ ड्यू ड्रॉप्स, ओके, तो देखिएगा, है ना, ड्यू ड्रॉप्स क्या है, बेसिकली जो पत्तियों पे आपका कंडेंसेशन होता है. तो एवरीवन मस्ट हैव सीन दिस इमेज, है ना, ये हमारा बेसिकली हो गया द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू ड्रॉप्स. ड्यू ड्रॉप्स कब बनेंगे, जब आपका एयर का टेम्परेचर जो है सरफेस पे कम होने लगा, तो बेसिकली जितनी वाटर वेपर थी, वो वाटर वेपर आपके लीव्स पे छोटे छोटे ड्यू ड्रॉप्स बन पे आ गई. सो यू कैन हैव आइदर इन द फॉर्म ऑफ ड्यू ड्रॉप्स, ओके, यू कैन आइदर हैव इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट रह सकता है कि नहीं रह सकता है, बताइए. फ्रॉस्ट मीन्स पत्तियों पे क्या जम गया, रास्तों पे क्या जम गया, पाला. तो एक थीन शीट ऑफ आइस जम गई आपकी रास्तों पे एंड बेसिकली ऑन योर लीव. सो इफ आई एम शोकेसिंग यू द इमेज ऑफ फ्रॉस्ट, कि फ्रॉस्ट कैसे रह सकता है, तो ध्यान से देखिएगा इस इमेज को. तो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली हैव फ्रॉस्ट, द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स ऑन लीव्स बेसिकली. तो सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज, राइट. इतनी खूबसूरत है गाइज हमारी धरती. सो दिस इज बेसिकली एन इमेज ऑफ फ्रॉस्ट. तो जितना मॉइस्चर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइस क्रिस्टल्स में. क्यों कन्वर्ट हो गया आइस क्रिस्टल्स में, बिकॉज टेम्परेचर जो है, जो आउटसाइड टेम्परेचर जो है, ये 0 डिग्री के नीचे चले गया. इसलिए जो वाटर वेपर थी, वो वाटर वेपर ड्यू ड्रॉप्स में कन्वर्ट होने के अलावा किस में कन्वर्ट हो गई, डायरेक्टली इट हैज कन्वर्टेड इनटू द आइस क्रिस्टल्स. दिस विल बी कॉल्ड एज फ्रॉस्ट. ओके, तो चलिए सर और कुछ रह सकता है हमारे पास में, जी जरूर रह सकता है. वी कैन ऑल्सो हैव द फॉर्मेशन ऑफ फॉग, वी कैन हैव द फॉर्मेशन ऑफ मिस्ट, एंड वी कैन हैव द फॉर्मेशन ऑफ हेज. रह सकता है कि नहीं रह सकता है, जरूर रह सकता है. फॉग आप सबको पता है, कोहरा, कोहरा बनता है कि नहीं बनता है. मिस्ट मीन्स थोड़ा सा एक बेसिकली ऐसा कि जिसमें आपकी विजिबिलिटी जो है वो फॉग एंड हेज के बीच में है. तो फॉग एंड हेज के बीच में अगर आपकी विजिबिलिटी, तो उसे हम लोग कहते हैं मिस्ट. एंड हेज मीन्स कि विजिबिलिटी काफी अच्छी है बट आपको बेसिकली वाटर वेपर दिख रही है. तो इफ आई एम शोकेसिंग यू व्हाट इज फॉग, मिस्ट एंड हेज, सो प्लीज ध्यान से देखिएगा. सो आप सबको फॉग तो पता है, फॉग कुछ इस तरीके का दिखता है ना, आपने पहाड़ों पे देखा ही होगा. तो ये हो गया हमारा फॉग. ओके, इफ आई एम शोकेसिंग यू मिस्ट, तो मिस्ट में जो है विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है. मिस्ट में देखिए, जो सवेरे सवेरे आप अगर फॉरेस्ट में देखेंगे तो इस तरीके का ये मिस्ट होता है. मिस्ट में क्या है, मिस्ट में आपकी बेसिकली विजिबिलिटी जो है बढ़ जाती है एज कंपेयर टू फॉग. तो गाइस दिस इज बेसिकली द मिस्ट. ओके, ओके, दिस इज मिस्ट. ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज मिस्ट, जिसमें आप देख पा रहे, ये घर आप देख पा रहे. बट फॉग में क्या आप ये घर देख पाते, बिल्कुल भी नहीं. फॉग में आप ये घर देख ही नहीं पाते. सो दिस इज बेसिकली द मिस्ट. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हेज, अगर मैं आप सबके बारे में हेज से बात करूं, सो हेज जो है बेसिकली, हेज कुछ इस तरह की दिखती है. आप सबको तो पता होगा पोल्यूशन जो बनता है. ओके, सो हेज इज समवॉट लाइक दिस.
जो बेसिकली टेम्परेचर इन्वर्जन से बनता है। तो दिस इज बेसिकली दी हेज, जिसमें आप देख तो पा रहे हो बट विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है। तो फॉग में विजिबिलिटी सबसे कम, मिस्ट में बीच की, एंड हेज में थोड़ी ज्यादा। ठीक है, एंड अगर मैं आपके साथ और एक चीज डिस्कस करूं जिसका नाम है बेसिकली स्मॉग। स्मॉग इज व्हाट? स्मॉग इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फॉग, जो हमारे इंडिया के नदन प्लेन्स में आपको मिलता है। ओके, तो जितनी ज्यादा पोल्यूशन उतना ज्यादा क्या? हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग। तो गाइस ये हो गया हमारा लो लेवल कंडेंसेशन। सर क्या हाई लेवल कंडेंसेशन भी होता है? इसका सिंपल जवाब तो है ना गाइस, इसका सिंपल जवाब क्या है? यस, यू हैव क्लाउड्स। क्लाउड्स है कि नहीं? हाई लेवल कंडेंसेशन आपके क्या रहेंगे? यू विल हैव फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। तो सर थोड़े से टाइप्स ऑफ क्लाउड भी बता दीजिए। चलिए मैं आपको टाइप्स ऑफ क्लाउड्स भी बता देता हूं। ओके, तो जो सबसे बड़ा क्लाउड आता है जिसे हम लोग बेसिकली क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं। क्लाउड बेसिकली वी कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। ओके, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी हाइट कितनी है। ओके, so we can have cumulonimbus clouds, we can have alto clouds, and we can also have basically cirrus clouds. Alto, cirrus and cumulus. Okay, cumulonimbus. Okay, so cumulonimbus जो रहेंगे इनकी हाइट बहुत ज्यादा रहेगी। अल्टो जो रहेंगे वो मिडिल लेवल क्लाउड्स रहेंगे, लगभग 2000 मीटर से 6000 मीटर तक, एंड 6000 मीटर से ऊपर जो रहेंगे उन्हें हम लोग सीरस क्लाउड्स कहते हैं, हाई लेवल क्लाउड्स कहते हैं। सो जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड रहेगा ना गाइस, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। ओके, जो हमारा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है ना, ये बेसिकली कैसे होता है पता है? ये एनविल शेप्ड होता है। जैसे आप शूज वाले के पास अगर शू रिपेयर करने जाएंगे तो उसके पास ये एनविल रहता है ना, जिसमें वो शूज उल्टा रख के आपको बेसिकली बताता है, रिपेयर करता है कि आपके शूज में ये खराबी है। तो इस तरीके का एनविल शेप्ड क्लाउड होता है क्यूमुलोनिम्बस, एंड ये बहुत ऊंचा होता है। हाँ, इसकी हाइट 9-10 किलोमीटर भी रह सकती है। एंड दीज आर बेसिकली व्हाट? दीज आर कॉल्ड एज थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स। सो जब भी कोई साइक्लोन आएगा, जब भी थंडरस्टॉर्म आएगा, तो किस वजह से आएगा? बिकॉज ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये स्ट्रेच क्यों हो रहा है? तो जो ऊपर के एटमॉस्फेयर की विंड्स होती है, जिसे हम लोग वेस्टर्ली विंड्स कहते हैं, अपर ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्लीज, ये इसे स्ट्रेच कर देती है। ओके, हेंस ये क्लाउड ऐसे दिखते हैं। तो एक हो गया हमारा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ओके, सेकंड टाइप ऑफ क्लाउड अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो चलिए वो भी हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं। Okay, so the second type of cloud which can explain you is basically it is called as cirrus clouds. Okay, okay. So if I'm talking about cirrus clouds, so see how cirrus clouds look. तो आप सब ने इस टाइप का क्लाउड तो देखा ही होगा, राइट? कभी ना कभी ऊपर में जब आप आसमान में बेसिकली घूमते होगे ऐसे टहलते टहलते, सर यूपीएससी हार्ड है या इजी है, सर ज्योग्राफी हार्ड है या इजी है, तो राइट सी, तो आपने इस टाइप का क्लाउड तो देखा ही होगा। सो गाइस दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज सीरियस क्लाउड्स। ओके, वेरी हाई लेवल क्लाउड्स, एंड दीज लुक लाइक फेदर्स, है ना? ये फेदर्स जैसे है कि नहीं है ना? तो वेरी विस्की लुक, वेरी फेदरी लुक। एंड गाइस क्या ये क्लाउड्स रेनफॉल कॉज करेंगे? नो, दीज टाइप ऑफ क्लाउड्स विल नॉट cause rainfall. Okay, so they have very wispy look, they have very feathery look, and you can have ice crystals too. Okay, and जो last type of clouds रहते हैं जो wool जैसे दिखते हैं, okay, they are called as cumulus clouds. They are called as cumulus cloud. Okay, so if I'm showcasing you cumulus clouds, okay, so cumulus clouds कुछ इस तरीके के दिखते हैं। आप सबने ये वॉलपेपर तो देखा होगा विंडोज एक्सपी का, ये बहुत बढ़िया वॉलपेपर था, राइट? Okay, so let me just close all the tabs. तो आप सब ने ये फोटो तो बहुत बार देखा होगा आपके पीसी पे, है ना? ये इसे हम लोग कहते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स। ये पैक ऑफ वुल जैसे दिखते हैं, दे लुक लाइक पैक ऑफ वुल, राइट? सो गाइज दीज आर द टाइप्स ऑफ क्लाउड्स दैट वी हैव। एंड गाइज यही तो मजा है ना ज्योग्राफी पढ़ने का, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो हम इमेजेस के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी थोड़ा सा डिस्कशन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ओके, लेट मी ट्राई टू डिस्कस विद यू बेसिकली कि प्रेसिपिटेशन जो है, ओके, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स क्या है एंड टाइप्स क्या है।
So if I'm discussing precipitation with you all, ये तो हमारा हो गया condensation. Okay, if I'm discussing with you all precipitation, okay, okay, if I'm discussing with you all the precipitation, तो precipitation के types क्या रह सकते हैं, okay, and precipitation के forms क्या रह सकते हैं. तो अगर मैं आप सबको बताऊं precipitation के forms, तो आपको तो सबको पता है. सबसे पहला आपके पास है rain, okay, दूसरा है आपके पास snow, okay, आपको basically you can also have in the form of hailstones, okay, hailstorm, okay, हेलस्टॉर्म भी रह सकता है आपका, बड़े बड़े आइस के टुकड़े गिर रहे. क्यों? बिकॉज ये कब होगा? व्हेन यू विल हैव हेलस्टॉर्म. हेलस्टॉर्म आपको होगा पीक समर्स में, जब आपके एयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है एंड हवा जो है नीचे से हवा कंटिन्यूसली ऊपर उठ रही है एंड ये जो नीचे से गर्म हवा ऊपर उठ रही है, ये जो वर्टिकल कन्वेक्शन हो रहा है, ये वाटर ड्रॉपलेट को रिपीटेडली नीचे ऊपर ऐसा टॉस कर रहा है. सो वाटर ड्रॉपलेट जो है उसका साइज धीरे 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 बढ़ने लगता है एंड वो बहुत हार्ड हो जाता है. एंड जब ये हार्डन वाटर ड्रॉपलेट इतना बड़ा हो जाता है कि एयर इसका वेट हैंडल नहीं कर सकती, तो वो नीचे आ जाता है एज हेलस्टॉर्म. इसके साथ साथ और एक फॉर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं, बेसिकली वी कॉल इट एज ग्लेज एंड नंबर 5 वी कॉल इट एज स्लीट. आप बोलेंगे कि सर ये ग्लेज एंड स्लीट क्या है? तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली इमेजेस के थ्रू बता देता हूं कि ग्लेज क्या है. तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लेज विथ यू ऑल, ओके, तो लेट मी जस्ट शोकेस यू द ग्लेज. ओके, ग्लेज कैसे होती है? मैं आपको जैसी इमेज दिखा दूंगा आप सबको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि ग्लेज बेसिकली क्या है. ओके, तो आप सब ने ये इमेज तो रास्तों पे देखी होगी. जब रास्तों पे जमती है क्या? जब रास्तों पे जमती है ऐसी बेसिकली आइस की लेयर. ओके, तो जैसे ये पानी नीचे आ गया, जैसे रेनफॉल नीचे आ गया एंड डिप्रेशन एंड जो हमारा टेम्परेचर है ये फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चले गया, तो रास्तों पे एक पतली परत जमती है आइस की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लेज. ग्लेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? ग्लेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक आइस. क्यों? बिकॉज इस पे जो भी हमारी व्हीकल्स है, ये व्हीकल्स क्या होने लगती है? स्किड होने लगती है. तो प्लीज इसे ध्यान में रखिएगा. ग्लेज को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लेज को वी ऑल्सो कॉल ग्लेज एज ब्लैक आइस. वी ऑल्सो कॉल ग्लेज एज ब्लैक आइस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज स्लीट? स्लीट इज बेसिकली जब रेनफॉल नीचे हो रहा है, सो जो रेन के ड्रॉपलेट्स है गाइस, वो रेन के ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में ही फ्रीज हो गए, नीचे आने से पहले ही एटमॉस्फेयर में फ्रीज हो गए. स्नो इज कि जब ऊपर से ही आपको आइस क्रिस्टल्स नीचे गिरते हैं. बट स्लीट जो है, स्लीट का मतलब क्या है गाइस? स्लीट का मतलब ये है कि आपको ऊपर से पानी ही आ रहा था इन द फॉर्म ऑफ रेन, बट वो एटमॉस्फेयर में नीचे आते तक ही फ्रीज हो गया. ओके, बिफोर इट टच द ग्राउंड इट इज फ्रीजिंग. तो स्लीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रीजिंग रेन. स्लीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रीजिंग रेन. ओके, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. And if you ask me, sir, precipitation के types कौन से हैं? तो guys, there are 4 basically types of precipitation. एक हो जाता है आपका conventional rainfall. Okay, conventional rainfall in the sense of what? कि हवा गर्म होके ऊपर उठ गई. जैसे हवा गर्म होके ऊपर उठ गई. Okay, so you can have basically conventional or you can have convectional. Okay. It is also called as convectional rainfall. Conventional or convectional. Okay. Convectional in the sense वही हवा गर्म होके ऊपर उठ गई. जैसे हवा ऊपर उठ गई वो basically it is condensing. जो भी excess moisture है वो नीचे आ रहा है in the form of rain. So you can have convectional or conventional rainfall. You can have cyclonic, है ना? तूफान आ गया आपके एरिया में. So you can have cyclonic rainfall. Then you can have orographic. अगर आपको याद होगा तो जब हमने पढ़ा था कि ज्योग्राफी कैसे इन्फ्लुएंस करती है किसे? लोकल इकोनॉमी को. कैसे जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी की वजह से आपकी लोकल इकोनॉमी बनती है. आपको याद होगा
हमने ब्राजीलियन हाईलैंड्स डिस्कस किया था मैप में. ओके, सो बिकॉज ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड्स साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स रुक जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका कॉफी प्लांटेशंस होते हैं. एंड ब्राजील जो है, ब्राजील बिकम्स द नंबर 1 कंट्री इन कॉफी एक्सपोर्ट एंड कॉफी कल्टीवेशन, राइट? So that is called as orographic. And last but not the least, ये है basically frontal rainfall. Okay, तो आप पूछेंगे कि सर ये frontal rainfall क्या है? तो if I'm showcasing you what is frontal rainfall guys, तो आप सबको याद होगा जब मैंने आपके साथ basically polar latitudes discuss किए थे कि यहाँ पे basically आपको क्या मिलता है when I had discussed with you the polar belt. Okay, so try to focus on this. तो अगर मैं आप सबको यहाँ पे लेके जाऊँ इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो यहाँ पे है बेसिकली आपका लो प्रेशर. यू हैव द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, राइट? सो यहाँ से हाई प्रेशर से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से आएगी गर्म हवा, एंड यहाँ से आएगी कोल्ड एयर. तो दिस कोल्ड एयर विल मीट द वार्म एयर कमिंग फ्रॉम द सब ट्रॉपिक्स, एंड जहाँ पे ये ठंडी हवा एंड गर्म हवा टकराएगी तो एवरीवन विल बी एनर्जाइज्ड. हम भी है जोश में, बातें करो होश में, दोनों एक में को ये कहेंगे, एंड यू विल हैव फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स. एंड जहां पे ये फ्रंट्स बनेंगे वहां पे आपको क्या मिलेगा? यू विल हैव फ्रंटल रेनफॉल. इसी वजह से तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे आपको मिलता है द बोरियल बेल्ट. बोरियल बेल्ट किसका? टाइगा का. So this is where you find the boreal belt of taiga. Okay, so guys, this is nothing but what? This is nothing but the types of precipitation that we have: convectional, cyclonic, we have orographic, and last but not the least we have frontal. So guys, in just 30 minutes I have discussed with you the entire range of what? The entire range of basically the कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड मॉइस्चर. मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, एंड प्लीज मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इस लेक्चर को शेयर कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, बिकॉज आपकी और मेरी कम्युनिटी ग्रो होगी. एंड गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन ऑल कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम. टेलीग्राम पे मेरा ओपन ग्रुप है ज्योग्राफी बाय प्रीतेश माथुरकर. इसे ज्वाइन करने के लिए आप बस सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे @ज्योग्राफी बाय प्रीतेश. इस ग्रुप की खासियत ये है गाइस कि इस ग्रुप में बच्चे ही बच्चों के सवाल कर देते हैं, बच्चे ही बच्चों के सवाल जो है जवाब मिल जाता है, एंड अगर आपको जवाब नहीं मिलता है देन आई स्टेप इन, एंड ऑफ कोर्स आई कीप ऑन पोस्टिंग करंट अफेयर्स. ऑफ कोर्स आई कीप ऑन बेसिकली posting the relevant data with regards to geography. So please join this group and be informed. So on the behalf of Study IQ IAS, until next time, I take your leave. Please take good care of yourself. See you soon. Adios amigos. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.